दूसरे कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से। आज मैं आपसे रेडिएशन थेरेपी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। रेडियोथेरेपी में हम कैंसर के मरीज का ट्रीटमेंट रेडियो एक्टिव रेज, जिसमें गामा रेज और एक्सरे प्रमुख हैं, के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा हम कैंसर सेल्स की डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसा करके हम कैंसर के ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में रेडियोथेरेपी के हम कई तरह के कैंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुख्य कैंसर हेड एंड नेक कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर, एनोरेक्टल कैंसर, ब्रेन ट्यूमर एंड लिम्फोमा तथा सार्कोमा प्रमुख हैं। इसके अलावा भी कुछ नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन जैसे कि एबी मेलफॉर्मेशन, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, एकोस्टिक न्यूरोमा और केलॉइड में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी को कैंसर के मरीजों में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कैंसर जैसे कि एनोरेक्टल कैंसर तथा इसोफेजियल कैंसर में हम रेडियोथेरेपी को सर्जरी से पहले इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट को कैंसर को सर्जरी के फिजिबल बनाया जा सके। इसको हम नियो एडजुवेंट रेडियोथेरेपी कहते हैं। कुछ मरीजों में हम सर्जरी के बाद रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अर्ली स्टेज हेड एंड नेक, गायनेकोलॉजिकल एंड ब्रेस्ट कैंसर, इस ताकि पेशेंट के रिकरेंस के चांसेस को कम किया जा सके। इसको हम एडजुवेंट रेडियोथेरेपी कहते हैं। तथा कई इनऑपरेबल केसेज में हम रेडियोथेरेपी को क्योर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम रेडिकल रेडियोथेरेपी कहते हैं। कुछ पेशेंट जिनमें कैंसर का क्योर पॉसिबल नहीं है, उसमें हम रेडियोथेरेपी को पैलेटिव ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पेशेंट की तकलीफ को कम करके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सके। कई कैंसर्स में रेडियोथेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है। इसको हम कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेडियो सेंसिटाइजर इफेक्ट रखता है, जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स में रेडियो सेंसिटिविटी का इफेक्ट और बढ़ जाता है। इसके अलावा हम ब्रेन ट्यूमर में टिनोजोलामाइड का तथा इसोफेजियल कैंसर में हम एंड एनोरेक्टल कैंसर में हम कैप्सिताबिन और 5-FU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएशन की डोज को हम गिरे में मेजर करते हैं। जनरली रेडिएशन की डोज हम एक साथ ना देकर उसको 1.8 से 2.2 गिरे के बीच में एक फ्रैक्शन की डोज रखते हैं और टोटल ट्रीटमेंट को हम 5 से 8 हफ्ते के बीच में रखते हैं। ऐसा करने से पेशेंट को नॉर्मल टिश्यू को रिपेयर करने के काफ़ी चांसेस मिल जाते हैं। रेडिएशन को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और दूसरा होता है ब्रैकीथेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जिसको टेलीथेरेपी भी कहा जाता है, इस पर हम रेडियो एक्टिव मशीन को शरीर से एक निश्चित दूरी पर रखकर रेडियो एक्टिव किरणों के द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि ब्रैकीथेरेपी में हम रेडियो एक्टिव सोर्स को शरीर के अंदर तथा शरीर या फिर शरीर के बहुत पास रखकर ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में हम जनरली दो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोबाल्ट-60 टेलीथेरेपी मशीन और लीनियर एक्सीलरेटर मशीन प्रमुख हैं। कोबाल्ट-60 मशीन में हम रेडियो एक्टिव सोर्स कोबाल्ट-60 का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गामा रेज निकलती हैं। जबकि लीनियर एक्सीलरेटर में हम हाई एनर्जी एक्सरे को यूज करते हैं। ऐसा करने से इसमें रेडिएशन एक्सपोजर के चांसेस भी कम रहते हैं। उसके अलावा लीनियर एक्सीलरेटर मशीन से हम हायर टेक्नोलॉजी, जिसमें IMRT, रैपिड आर्क, IGRT प्रमुख हैं, वो सब भी हम आसानी से कर सकते हैं। और लीनियर एक्सीलरेटर से हम इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी को भी कर सकते हैं, जो सुपरफिशियल ट्यूमर जैसे कि स्किन ट्यूमर तथा ब्रेस्ट कैंसर में प्रमुखतः इस्तेमाल होती है। इसके अलावा टेलीथेरेपी में प्रोटॉन बीम थेरेपी को भी इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली हमारे इंडिया में 2018 में एक सेंटर में प्रोटॉन बीम थेरेपी चालू हुई है, पर यह काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है। हमारे सेंटर पर वेरिएंस की ट्रू बीम HCX मशीन कार्यरत है, जिससे हम IGRT, IMRT, रैपिड आर्क, 3D-CRT, SRS, SBRT सारी टेक्निक आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने से ट्यूमर का लोकल कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है तथा उसके साइड इफ़ेक्ट को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। लीनियर एक्सीलरेटर में एडवांस टेक्नोलॉजी करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को एक प्रॉपर पोजिशनिंग में रखते हैं, क्योंकि पेशेंट का डेली ट्रीटमेंट के समय उसकी पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम पेशेंट को इमोबिलाइजेशन डिवाइसेज इस्तेमाल करके, जिसमें थर्मोप्लास्टिक कास्ट और वैक्यूम लॉक प्रमुख होते हैं,
उसके द्वारा हम पेशेंट को इमोबिलाइज करते हैं। और इमोबिलाइजेशन करने के बाद हम पेशेंट का एक सीटी स्कैन करते हैं, जिसे सीटी सिमुलेशन कहा जाता है। सीटी सिमुलेशन के बाद इसकी इमेज को हम अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट करने के बाद हम पेशेंट की कंटूरिंग करते हैं, जिसमें हम पेशेंट की ट्यूमर की रिस्क के आधार पर उसकी डोज, माइक्रोस्कोपिक डिसीज को इन्वॉल्व करते हुए तथा उसके मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक फाइनल प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम ड्रॉ करते हैं और ऑर्गन एट रिस्क जो नॉर्मल क्रिटिकल स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर रेडिएशन डोज जाने की संभावना है उनको अलग ड्रॉ करते हैं। इन सब को करने के बाद हम रेडिएशन का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक प्लान तैयार करते हैं, जिसमें नॉर्मल ऑर्गन एट रिस्क की डोज लिमिट कम रखते हुए ट्यूमर कवरेज अच्छा होता है। उस प्लान को हम फाइनलाइज करके उसके बेसिस पर पेशेंट का डेली ट्रीटमेंट करते हैं। एक बार पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, उसके बाद हम समय समय पर अपने लीनियर एक्सीलेटर में मौजूद एक्सरे ट्यूब के द्वारा सीटी स्कैन करके पेशेंट की पोजीशन को वेरीफाई करते रहते हैं तथा अगर ये पोजीशन प्रॉपरली मैच नहीं करती है तो उस केस में हम दोबारा सीटी स्कैन करके नए प्लान से पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। इसको हम रीसिमुलेशन कहते हैं। ब्रैकीथेरेपी में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सोर्स को शरीर के पास या शरीर के अंदर रखकर ट्रीटमेंट किया जाता है। यह एक बहुत ही लोकलाइज ट्रीटमेंट है। इसमें रेडियो एक्टिव सोर्स शरीर के अंदर एप्लीकेटर के थ्रू डालकर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रैकीथेरेपी के प्रोसेस में जनरली हम पेशेंट के शरीर में सबसे पहले ब्रैकीथेरेपी एप्लीकेटर्स को इंसर्ट कराते हैं। यह जनरली जनरल एनेस्थीसिया में या माइल्ड सेडेशन में किया जाता है। ऐसा करने के बाद पेशेंट को एक सीटी स्कैन किया जाता है ताकि हम उसकी पोजीशन को चेक कर सकें तथा उस सीटी स्कैन पे हम एक प्लान तैयार करके उसके बेसिस पे पेशेंट का डेली ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रैकीथेरेपी के लिए हम इन एप्लीकेशंस को रेडियो एक्टिव मशीन से कनेक्ट करके उसके थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रैकीथेरेपी को शरीर के कई कैंसर में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसका मुख्य इस्तेमाल गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जिसमें सीए एंडोमेट्रियम और सर्वाइकल मैलिग्नेंसी प्रमुख हैं उसमें किया जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी से हम गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी को कंप्लीट डोज नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के बाद उसमें ब्रैकीथेरेपी भी करते हैं। गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में हम इंट्राकैविटरी और इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी को प्रमुखतः करते हैं। इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी में हम एप्लीकेटर न डालकर पेशेंट के टिश्यू में हम निडल या ट्यूबिंग हॉलो ट्यूब्स इंसर्ट करा के उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी को हम गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज के अलावा प्रोस्टेटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली स्टेज हेड एंड नेक कैंसर जिसमें एंगल ऑफ माउथ, लिप और टंग कैंसर प्रमुख हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रैकीथेरेपी को इंट्राल्यूमिनल ब्रैकीथेरेपी की तरह सीए इसोफेगस में इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस प्लाक और मोल्ड जो कि हम इंट्रा ऑर्बिटल ट्यूमर्स में यूज करते हैं, और उसके अलावा मेमोसाइट को हम यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। और रिसेंटली हम इंट्रावेस्कुलर ब्रैकीथेरेपी को नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन कोरोनरी आर्टरी डिसीज में इस्तेमाल करते हैं जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक को ठीक कर सकता है। रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो लोकल एरिया में ही होते हैं, इनका कोई भी सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें स्किन का काला होना, एरिया में मुंह या कहीं भी आप रेडिएशन कर रहे हैं उस एरिया में छाले पड़ना प्रमुख होते हैं। उसके अलावा अगर थोरेसिक रीजन में कर रहे हैं तो पेशेंट को कफ की तकलीफ हो सकती है। अगर एब्डोमिनल रीजन में रेडिएशन कर रहे हैं तो पेशेंट को डायरिया, डिसेंट्री, पेशाब में जलन इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन रेडियोथेरेपी के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट हम मैनेज कर सकते हैं आराम से, और इसके लिए हम पेशेंट को प्रॉपर स्किन केयर, उसको प्रॉपर पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपर ओरल हाइजीन और प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन की सलाह देते हैं तथा इसको दवाइयों के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल में रेडिएशन को हम अवॉइड करते हैं, उसमें पूरी तरह कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। इसके अलावा ग्रोइंग चिल्ड्रन में भी जब तक ज़रूरी ना हो हम रेडियोथेरेपी को पूरा अवॉइड करते हैं। अंत में मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि रेडियोथेरेपी के कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी अहम रोल रखती है।
जिन पेशेंट्स में सर्जरी पॉसिबल है, सर्जरी के बाद भी रिकरेंस रोकने के लिए रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है, उन पेशेंट में भी हम क्योर कर सकते हैं रेडियोथेरेपी के द्वारा कैंसर मरीज को। इवन पैलेटिव रेडियोथेरेपी के द्वारा हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रैकीथेरेपी के द्वारा एंगल ऑफ माउथ, लिप के कैंसर में हम अच्छी कॉस्मेटिक के साथ साथ सर्जरी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, जैसे कि ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, खाने पीने में दिक्कत आना, उन सबको भी हम बिल्कुल नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तथा ऑर्गन प्रिजर्वेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसको हम रेडिएशन के द्वारा अचीव कर सकते हैं। मेरा डिस्कशन सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और आपके आसपास में जो भी कैंसर के मरीज हैं उनको इससे रेडिएशन के इलाज में काफ़ी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।